इस साल 2024 का बीता जुलाई का महीना YouTube के लिए अच्छी खबर लेकर के आया। पहली बार अमेरिका में लोगों ने टीवी या सिनेमा देखने से ज्यादा समय YouTube पर बिताया। YouTube ने डिज्नी, पैरामाउंट, फॉक्स चैनल, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि आने वाले कुछ महीनों में YouTube फिर डिज्नी और DC प्लेटफॉर्म से पिछड़कर दूसरे नंबर पर खिसक गया। दुनिया में YouTube की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यूके में 16 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के 50% लोग टेलीविजन पर कार्यक्रमों के बजाय YouTube देखना अधिक पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या YouTube ने टीवी चैनल्स को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविराज और आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। ब्लूमबर्ग टेक्नोलॉजी के पत्रकार और YouTube के बारे में लिखी गई किताब लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इनसाइड यूट्यूब्स केओटिक राइज टू वर्ल्ड डोमिनेशन के लेखक मार्क बर्गिन कहते हैं कि YouTube पर लोगों को तरह तरह का कंटेंट मिलता है। दुनिया भर में हर महीने लगभग 3 अरब लोग YouTube देखते हैं। इनमें से ज्यादातर 25 से 35 वर्ष के बीच के ही लोग हैं, यानी कि उनकी उम्र टीवी के मुख्य दर्शकों से कम है। ये अब एप्स, वीडियो गेम कंसोल और स्मार्ट टीवी पर उपलब्ध है। अब ये सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है और विज्ञापन कंपनियों को लोगों तक पहुंचने का एक सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। ये वीडियो का सबसे बड़ा कैटलॉग है। लोग बहुत सी बातें YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। अगर हम YouTube के इतिहास की ओर थोड़ा सा रुख करें तो 2005 में शुरू हुआ YouTube ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। YouTube की शुरुआत इसकी 2005 में हो गई थी और इस पर अपलोड किया गया पहला वीडियो महज केवल 19 सेकंड का था, जो इसके को-फाउंडर ने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में जूलॉजिकल म्यूजियम के भीतर घूमते हुए रिकॉर्ड किया था। एक साल बाद ही गूगल ने YouTube को $1.65 बिलियन में खरीद लिया। YouTube सबसे अधिक भारत में ही देखा जाता है, जहां लगभग 40 करोड़ लोग YouTube देखते हैं। अब YouTube 100 से अधिक देशों में उपलब्ध है। मार्क बर्गन के अनुसार ब्राजील, इंडोनेशिया सहित कई नए उभरते मार्केट में भी YouTube ने न सिर्फ टीवी चैनलों की जगह ले ली है, बल्कि वो वहां मनोरंजन और खबरों का मुख्य जरिया भी बन चुका है। 26 वर्षीय एक कंटेंट इस साल 2024 का बीता जुलाई का महीना YouTube के लिए अच्छी खबर लेकर के आया। पहली बार अमेरिका में लोगों ने टीवी या सीरीज के चैनल को भी पीछे छोड़ दिया। उनके 32 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। YouTube और उसके जाने माने कंटेंट क्रिएटर्स की भी विज्ञापनों के जरिए ही आमदनी होती है। जब भी उनके चैनल पर विज्ञापन आता है, उन्हें उससे पैसे मिलते हैं। कुछ सेवाओं को छोड़कर YouTube की अधिकांश सेवाएं मुफ्त हैं। YouTube ने साबित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर स्टार बन सकता है। वो जो डायलॉग है ना कि सड़क से उठाकर स्टार बन जाते हैं। YouTube कंटेंट की निगरानी पर अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा इसके इतिहास में झांकना पड़ेगा। जब YouTube के आने से पहले कई साल पहले 1996 में अमेरिका के सूचना संचार विभाग ने टेक्नोलॉजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिसेंसी एक्ट या भद्रता संबंधी कानून में संशोधन करके उसमें सेक्शन 230 को जोड़ दिया। इसका इरादा टेक्नोलॉजी कंपनियों को मुकदमों से बचाना था, क्योंकि उनके पास उनके प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट की निगरानी करने के लिए पर्याप्त लोग या धन उपलब्ध नहीं था। इस कानून का अर्थ यह था कि ये कंपनियां केवल यूजर द्वारा बनाए गए कंटेंट ही प्रसारित करती हैं, मगर वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है और ना ही उन पर हर कंटेंट को जांचने की जिम्मेदारी है। हालांकि YouTube पर आपत्तिजनक कंटेंट या सामग्री अपलोड करने वालों या आपत्तिजनक कमेंट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। 2019 में गूगल और YouTube पर 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा उनके माता पिता की अनुमति के बिना इकट्ठा करने के आरोप में मुकदमा चला और समझौते के तहत इन कंपनियों ने रिकॉर्ड $17 करोड़ चुकाए। ये कंपनीज दुनिया भर में फैल चुकी हैं और किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जिसका वो फायदा उठाती हैं। हालांकि कई जगहों पर वो सरकार के निशाने पर भी हैं। मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट के कई देशों में या तो YouTube पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसे लताड़ा भी गया है, क्योंकि उस पर सेक्स, यौन हिंसा और ड्रग्स सेवन संबंधी वीडियोस वहां पर मौजूद हैं, जिस पर वेस्ट में इतनी आपत्ति नहीं उठाई जाती है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के देशों की संस्कृति के खिलाफ है। क्रिस स्टोकेल वॉकर का कहना है कि YouTube पर हर मिनट 500 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। इसकी निगरानी करने में कई मुश्किलें आती हैं। कई बार ऐसी सामग्री पर विज्ञापनों को रोक दिया जाता है जिससे उस कंटेंट क्रिएटर को पैसे नहीं मिलते। YouTube जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियों को नियंत्रित करने में अभी भी सरकारों के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जिनमें से एक तो सबसे प्रभावी चुनौती है कि प्रभावी कानून बनाने में देरी हो रही है।
और वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन अभी एक और चीज है जो सामने उभर करके आ रही है कि क्या यूट्यूब के लिए टिकटॉक चुनौती है। पहले टीवी इंडस्ट्री को नहीं लगता था कि उन्हें यूट्यूब से कभी खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन अब वो हॉलीवुड से लेकर नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसे कई चैनल्स का प्रबल प्रतिस्पर्धा बन गया है। जबकि टीवी कंपनीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इस पर बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने कंटेंट में काफी पैसा भी लगाना होता है। इसमें समय लगता है और कई बार वो कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आता। मगर YouTube के सामने ये मसला बिल्कुल भी नहीं है, यानी YouTube कोई भी जोखिम नहीं उठाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि YouTube भली भांति जानता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कंज्यूम क्या कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स या दूसरे ट्रेडिशनल टेलीविजन चैनल्स केवल कंटेंट बना करके पेश कर देते हैं, लेकिन YouTube जानता है कि हमने पिछले दिनों में क्या क्या देखा है और क्या क्या पसंद किया है। उसका एल्गोरिदम हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रैक करता है। इसी जानकारी के आधार पर वो ये विज्ञापन भी देता है और नए वीडियोस का सुझाव भी देता है। यानी अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिशनल टीवी के मुकाबले वो दर्शकों के साथ काफ़ी जुड़ा रहता है। मगर YouTube की एक कमी ये है कि वह दूसरे चैनल्स की तरह महंगे ड्रामे नहीं बना रहा है और ना ही बड़ी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स की ब्रॉडकास्टिंग करता है। फिलहाल YouTube को पारंपरिक टीवी से तो खतरा नजर नहीं आता, लेकिन वो उसी की तरह यूजर जनरेटेड कंटेंट पेश करने वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक की बढ़ती लोकप्रियता पर पैनी नजर रख रहा है, जिससे उसे टक्कर मिल सकती है। टिकटॉक ने भाप लिया है कि लोगों का मनोरंजन कैसे किया जा सकता है, उन्होंने हैक कर लिया है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च कुछ यूजर 6 से 7 घंटे तक भी टिकटॉक पर रील देखते हुए बिता देते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। आई डोंट नो कि अभी आप लोग टिकटॉक से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। तो बॉस अभी सिंपल सी बात इतनी है कि अब सब लोग यूजर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस तरह के ऐप्स से यूट्यूब को चुनौती तो मिल सकती है, लेकिन यूट्यूब पर इतनी विविधता और रोचक सामग्री है कि वो फिलहाल मार्केट में सबसे आगे है और उसे उस जगह से हिलाना बहुत मुश्किल है। टिकटॉक से कंपटीशन को देखते हुए यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट्स या 1 मिनट से छोटे वीडियोस को शामिल कर लिया है। टिकटॉक ने पहले इस शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट को शुरू किया था, अब वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आ गया है और यूट्यूब ने भी इसे शामिल कर लिया है। तो ये जो शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट है ये काफी ज्यादा सफल साबित हुआ है। यूट्यूब को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ये सब डिजिटल मीडिया में कॉम्पिटिशन की दृष्टि से अच्छा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि फेसबुक बहुत शक्तिशाली हो गया है, लेकिन अब टिकटॉक भी बाजार में है। दरअसल अब फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों में युवाओं से ज्यादा संख्या बड़ी उम्र के लोगों की है, यानी कि अंकल लोगों की। तो YouTube के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो क्या YouTube ने पूरी तरीके से टीवी चैनल्स को पछाड़ दिया है? YouTube ने अपने ओरिजिनल कंटेंट बनाने वाले विभाग को बंद कर दिया है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि टीवी चैनल्स को उससे खतरा कम हो गया है। दरअसल YouTube ने यूजर्स द्वारा बनाए जा रहे कंटेंट पर अधिक ध्यान देकर टीवी चैनल्स के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। रोजाना YouTube देखना करोड़ों लोगों की आदत बन चुकी है। विज्ञापनों से YouTube की आय बढ़ रही है और वो कंटेंट बनाने में निवेश बढ़ा रहे हैं। उनका कंटेंट हमेशा इंटरनेट पर उपलब्ध रहता है, जिसके चलते लोग टीवी के बजाय YouTube अधिक देखने लगे हैं। आपके इस पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर जाकर के फॉलो करिए, कनेक्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।